तो कल हम लोग क्या डाले थे हेडिंग? नेशन। नेशन, ठीक है। आज ये बेसिक वाले सारे खत्म कर दें, उसके बाद एक कोई शुरू कर देंगे भारत पाक संबंध, ठीक है। आप लोग 9 बजे नहीं आ पाओगे? आएंगे सर। अगर आ जाओ तो ठीक रहता यार। सर हम लोग नहीं आते हाँ? हम लोग ट्रेन से आते हैं ना। कहाँ से आते हैं? हम गोरखपुर से आते हैं। सर 9 बजे आने का तो आ जाएंगे। चलिए, सर ने ऐड कर दिया है इसमें, अभी आपका इसे मटेरियल डाल देंगे। हाँ। ये वाला ग्रुप है। हाँ। आप ऐड किए हो? अच्छा, कोई नहीं। चलो बताओ, नेशन क्या होता है? नेशन बताओगे? कोई बताएगा? नेशन वो होता है जो राज्य के पास सारी चीजें वो नेशन के पास भी है, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा होता है, संप्रभुता। क्या यार, कोई बताएगा नेशन की परिभाषा? नेशन के बारे में कुछ जानते हो कि हम राष्ट्र किसे कहते हैं? बताओ। सर भावना सही जा रहे हो, कुछ और सोचो। राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र मतलब होता है सारे देश का। नहीं नहीं सर, एक ही देश का बन जो मतलब। चलो चलो, हंसने वाली बात नहीं है, जो जानता है बोलो। सर देश को राष्ट्र बोलते हैं। जो सारे प्रदेशों की उन्नति है और सभी की। तुम सही जा रहे थे, बताओ। सर एक देश में राष्ट्र की भावना का है। सही बोल रहे हो, और बोलो, सही बता रहे हो, बात सही कह रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हो। तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। विविध राज्यों के लोगों के मन मस्तिष्क में जो एक राष्ट्र का भावना होता है कि हम एक हैं, वो राष्ट्र है। सही बात है। चलो, सही आ रहे हो, लिख लो, फिर समझा देते हैं। लिखो नेशन। राष्ट्र मतलब होता है राज्य प्लस एकता प्लस बंधुत्व। लिखो यहाँ, राष्ट्र बराबर, लिखो राष्ट्र बराबर राज्य प्लस एकता प्लस बंधुत्व। राज्य प्लस एकता प्लस बंधुत्व, एक बोल रहे थे ना? हाँ? क्या रिपीट कर? राष्ट्र लिखा है, आगे बराबर करके लिखो। राज्य प्लस एकता प्लस बंधुत्व, लिख लिया? लिखिए, इसके बारे में फिर समझाते हैं। संविधान में नेशन शब्द का भी प्रयोग किया गया है। संविधान में नेशन शब्द का भी प्रयोग किया गया है। संविधान में नेशन शब्द का भी प्रयोग किया गया है। प्रियम्बल में नेशन या राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। कहाँ पर? प्रियम्बल में। आगे लिखिए, प्रियम्बल में प्रस्तावना या प्रियम्बल, प्रस्तावना या प्रियम्बल में नेशन ऑब्लिक राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 38, 51, 51A में भी, आर्टिकल 38, 51 और 51A में भी, आर्टिकल 38, 51 और 51A में भी नेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वह राज्य या समाज
लिखिए वह राज्य, राज्य या समाज, आप लिख करके लिखिएगा वह राज्य या समाज जो किसी आधार पर ब्रैकेट में धर्म, भाषा या संस्कृति, जो किसी आधार पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, धर्म, भाषा या संस्कृति, ब्रैकेट बंद, के आधार पर आंतरिक जुड़ाव महसूस करते हैं, के आधार पर आंतरिक जुड़ाव महसूस करते हैं। अभी बता रहे हैं, पहले लिख लो। आपसी जुड़ाव महसूस करते हैं, राष्ट्र कहलाता है, राष्ट्र कहलाता है। इजराइल का नाम सुने हो? इजराइल 1948 के पहले कोई राज्य नहीं था, यानी कि इजराइल के लिए कोई भूभाग या लैंड नहीं थी। तो क्या था? एक राष्ट्र था। राष्ट्र का मतलब होता है लोगों का आपस में इंटरलिंक होना, जुड़ना, कनेक्ट होना। जुड़ाव का मतलब कनेक्शन, संबंध। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं, इस्लाम को मानते हैं या हिंदू को मानते हैं। अगर बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में या दुनिया के किसी भी भाग में हिंदू के साथ अत्याचार होता है तो हम उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उसको जानते हम नहीं हैं, ना देखे हैं, ना मिले हैं, ना ही हमारा उससे कोई रिश्ता है, लेकिन धर्म के आधार पर, कल्चर के आधार पर, भाषा के आधार पर, कोई भी आधार हो सकता है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इजराइल ने जब हमास के ऊपर अटैक किया या ईरान ने जब इजराइल को मारा, तो बीच में देखिए काफ़ी कुछ जम्मू एंड कश्मीर में जब इजराइल अटैक कर रहा था तो जम्मू एंड कश्मीर में इजराइल के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। भाई इंडियन मुसलमान यानी इंडिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, जो हमास है जिसका नाम फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन है, इजराइल जो बना है किसके ऊपर? फिलिस्तीन के ऊपर, यानी फिलिस्तीनियों को हटा करके इजराइल बना है। तो इजराइल ने फिलिस्तीनियों के ऊपर जब अटैक कर रहा था तो यहाँ पर लोग प्रोटेक्शन कर रहे थे। ना तो यहाँ के जो इंडिया के लोग हैं, ना तो उनके रिश्तेदार हैं, ना ही कोई संबंध, ना ही कभी मिले होंगे, लेकिन फिर भी अपने धार्मिक भावना का जो उनके अंदर जुड़ाव है, लगाव है, इंटरेक्शन है, इसके आधार पर उन लोगों ने क्या किया? उनके पक्ष में, यहाँ पर उनके लिए प्रोटेक्शन के पक्ष में या उनके संरक्षण के पक्ष में क्या किया? रैलियाँ की या जो भी उन्होंने दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया। तो आने की राष्ट्र होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो सीमाएं हों वो एक देश में हो। ये आपस में लोगों का क्या है? जुड़ाव या लगाव या प्रेम है। इसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं, इसे हम नेशन कहते हैं। आगे इसमें लिखिए, अभी और क्लियर होगा। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए 1948 से पहले इजराइल एक राष्ट्र था। 1948 से पहले इजराइल एक राष्ट्र था या नहीं था। 1948 से पहले इजराइल एक राष्ट्र था। यहूदी पूरे विश्व भर में फैले थे। यहूदी पूरे विश्व भर में फैले थे। जब 1948 में इजराइल ने अपने आप को एक राज्य घोषित किया, जब 1948 में इजराइल ने अपने आप को एक राज्य घोषित किया तो दुनिया के कई देश जैसे USA,
यूएसएसआर ने मान्यता दे दी। जैसे दुनिया के कई देश यूएसएसआर ने मान्यता दे दी और इस प्रकार इजराइल एक राज्य बन गया। और इस प्रकार इजराइल एक राज्य बन गया और पूरे विश्व के यहूदी इजराइल में आकर बस गए। और पूरे विश्व के यहूदी इजराइल में आकर बस गए। पूर्ण विराम लिख लिया है। यहूदी आकर बस गए। पूर्ण विराम। यहूदी धर्म के आधार पर इजराइल एक राज्य बना। यहूदी धर्म के आधार पर इजराइल एक राज्य बना जो पहले एक राष्ट्र था। चलिए थोड़ा सा इजराइल के बारे में देखिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, यस सर, द्वितीय विश्व युद्ध, एक राष्ट्र, समझो पूरी कहानी समझो इसकी। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था उसके पहले यहाँ पर जर्मनी में एक शासक हुआ करता था, हिटलर। ये करता क्या था, जो यहूदी धर्म के लोग थे उनको पकड़ पकड़ के चैम्बर में डलवा देता था, मरवा देता था, कटवा देता था। हैं? गैस चैम्बर टाइप का कुछ कैंप बना रखा था। गैस चैम्बर, कुछ कैंप का नाम भी उसका है। उसी में ले जा करके, अरे बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। हाँ, एलर्जी था ही। अब जो भी था उसको भाई, उसका ये मानना था कि जो जर्मनी की खराब कंडीशन है, जो जर्मनी की जो भी कंडीशन है, इन्हीं के कारण है। उनको अपना दुश्मन मानता था, उनसे उसको एलर्जी थी। वो देख जाए तो उनको डलवा दे। तो ये डर के नाते क्या हुए, दुनिया के देशों में इधर उधर फैल गए। जब सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो अमेरिका ने यहूदियों से वादा किया कि हम जब ये वॉर जीत जाएंगे, राष्ट्र मित्र राष्ट्र जैसे आपके ब्रिटेन, अमेरिका और यूएस, इन लोग, रशिया, इन लोगों ने वादा किया कि जब हम वॉर यह जीत जाएंगे जंग, तो तुम लोगों के लिए एक दुनिया में कोई जगह दे देंगे जहाँ पर यहूदी धर्म के मानने वाले लोग क्या होंगे, एक जगह इकट्ठा होकर के अपने देश में रहेंगे। ये वादा करते हैं मित्र राष्ट्र। उसके बाद क्या होता है, जब वार होता है और हिटलर मारा जाता है, तो यहूदी, चूँकि अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, विश्व के मित्र राष्ट्रों ने वादा किया था, तो वादा निभाते हुए ये लोग फिलिस्तीन में, कहाँ पर, फिलिस्तीन में यहूदियों को धीरे 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 वहाँ रखना शुरू किए। उसके बाद उन लोगों ने पहले शरणार्थी के रूप में आए, वहाँ जगह खाली थी, स्पेस। फिर धीरे धीरे जो वहाँ के मूल निवासी थे फिलिस्तीनी, उनको इजराइलियों ने धीरे धीरे ढकेलना शुरू किया। अब की आज के डेट में कंडीशन ये है कि जो यहूदी हैं वो एक जगह यहाँ है वेस्ट बैंक और एक जगह है गाजा, ठीक है, गाजा पट्टी। ये दो जगह खाली रह गए हैं। अब पूरे फिलिस्तीन पर किसका कब्जा हो गया है, इजराइल का, यहूदियों का। पूरा इजराइल ने ले लिया। ये खाली छोटी सी जगह में सिमट गए हैं। बाकी जो बचे अलग देशों में, जैसे सीरिया है, इधर आपका सऊदीया है, जॉर्डन है, मिस्र है, अगल बगल के देशों में क्या हो गए, शरणार्थी के रूप में रहते हैं। तो जिनका अपना घर था अपने घर से ही निकाल दिए गए और इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि ये जगह है गोलन हाइट, जगह है, इसका सीरिया का शायद है, गोलन हाइट। एक बार IAS में पूछा भी था
गोलन हाइट क्या है, इस पर पठार है, प्लेटू है, इस पर भी कब्जा करने के फिराक में है और इसके कब्जे में है, इजराइल के ही है। तो ये आसपास के देशों पर भी क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इजराइल पहले कोई देश नाम की इस दुनिया में चीज नहीं थी। ये क्या थे, जितने भी यहूदी के धर्म के लोग थे, मानने वाले थे, आपस में एक दूसरे से क्या थे, इंटरलिंक थे। और जैसे ही यहूदियों के लिए एक जगह दी गई इजराइल में, अरे फिलिस्तीन में, वैसे दुनिया के सारे यहूदी आकर के वहाँ बस गए, ठीक है, और वहीं पर अपना देश बना करके रहने लगे। आज इनकी जनसंख्या भी कितनी करोड़ है, 1 करोड़ के आसपास है, 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। अब ये देखिए, जब वार हो रहा था, ये इनका शुरू हुआ था, तो जितने यहूदी विश्व में अलग अलग देशों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में या अन्य देशों में थे, ये सबके सब कहाँ चले आए, इजराइल आ गए कि आज लड़ने के लिए, कि आज हमारे देश की हमें ज़रूरत है, तो हमें अपने नेशन के साथ खड़ा होना चाहिए। भारत में मौका मिले तो भाग ले लो, कहे अब वार आया है, नौकरी कर लिए हैं, चलो अब धीरे पतली गली से निकल लेते हैं। तो हमारे यहाँ देशभक्ति की कमी है लोगों में, लेकिन उनके यहाँ क्या है कि हम रहे ना रहे, मेरा देश रहना चाहिए। लेकिन भारत में स्थितियाँ थोड़ी सी डिफरेंट है। हालांकि हर लोग भारत में ऐसे नहीं हैं, कुछ लोगों की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आर्मी हमारी इतनी अच्छी ना होती तो शायद हम इतने सेफ भी ना होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 1-2% तो नालायक हर जगह है। चलिए आगे लिखिए। तो राष्ट्र समझ में आया, लोगों का आपस में जुड़ाव, कोई भी है, वो लोग एक ही पास में रहे, कोई कहीं भी रह सकते, कहीं भी रह सकते, राष्ट्र है, राष्ट्र है। आगे लिखिए, एक एग्जाम्पल और लिखिए, कुर्द। कुर्द एक जनजाति है, कुर्द। KHURD, कुर्द। लिखिए, कुछ कुर्द लोग ईरान, इराक, तुर्की और सीरिया, कुर्द लोग ईरान, इराक, तुर्की और सीरिया आदि देशों में फैले हैं। आदि देशों में निवास करते हैं या फैले हैं, मतलब एक ही है। आदि देशों में निवास करते हैं या फैले हैं। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, कुर्द एक राष्ट्र है। कुर्द क्या है, एक राष्ट्र है, जिनका अपना कोई राज्य नहीं है। कुर्द एक राष्ट्र है, जिनका अपना कोई राज्य नहीं है। ये लोग, लिख लिया है तक, ये लोग इजराइल के तर्ज पर, ये लोग इजराइल के तर्ज पर एक राज्य की मांग करते हैं। ये लोग इजराइल की तर्ज पर एक राज्य की मांग करते हैं। आई बात समझ में? पूर्ण विराम। कुर्द एक राष्ट्र है लेकिन राज्य नहीं है। कुर्द एक राष्ट्र है लेकिन राज्य नहीं है। तो कुर्द एक ट्राइबल टाइप के लोग हैं। कुर्द क्या हैं? एक ट्राइबल टाइप के लोग हैं जो यहाँ पर वेस्टर्न क्या कहते हैं, एशिया के देशों में फैले हुए हैं। खाड़ी देशों में छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। इनका भी कहना है कि हम लोगों के लिए जैसे इजराइल के लिए एक जगह दी गई, स्पेस दे दिया गया, राज्य का निर्माण कर दिया गया, ऐसे हम लोगों को भी यहीं पर कहीं पर एक हमें भौगोलिक क्षेत्र दे दिया जाए जिसमें हम लोग सभी कुर्द जो जनजातियां हैं, लोग हैं, वो एक ही जगह रह करके अपने राज्य का क्या करें, निर्माण करें। ये मानना है। तो कुर्द क्या है? एक राष्ट्र है, ना कि राज्य है, क्योंकि इनके लिए एक भूभाग है ही नहीं, इनकी सरकार अपनी कोई है ही नहीं है। राज्य होने की 4 चीजें होना चाहिए, एक भूभाग हो, लोग तो हैं ही हैं, लोगों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार भी नहीं है। और जो सरकार ने संप्रभु का ही किया। आई बात समझ में? अगला लिखिए।
नेशन स्टेट, इंग्लिश में राष्ट्र राज्य क्या है, इसको समझा देंगे। अभी हम पीडीएफ भेज देंगे। दो चीजें हैं, एक राष्ट्र राज्य, एक राज्य राष्ट्र। इसको हाँ, दोनों में अंतर है। इसको नेशन स्टेट कहते हैं, इसको स्टेट नेशन। राष्ट्र राज्य और राज्य राष्ट्र दोनों में अंतर है। ठीक है, एक पीडीएफ हम शेयर कर रहे हैं ग्रुप में आपके, इसको हम समझा देंगे आप लोग। इसमें सारी चीजें मैंने लिख रखी है, इसलिए इसको नोट्स बना लीजिएगा, पीडीएफ ना रहे। इसको फोटोकॉपी में आज चेंज हो जाए ना सर, फोटोकॉपी में आ जाए। देखिए पहुंच गया। इसमें सारे लोग हैं, देखिए एक ग्रुप आप लोगों का है इसमें देखिए पहुंच। ग्रुप का नाम क्या है? क्या नाम है भाई? यूपीएससी सर जिसमें आप भेजे वो नाम बताइए। ये आप ही ने ऐड किए हो? ये कोई ये वाली बनी है इमेज? सर दिखाइएगा। ये नहीं सर, फ्यूचर ने भेजी। कुछ लोग नहीं है इसमें। हाँ? वो वाला ग्रुप कौन सा है? वो सर वाला। सर ये तो उसमें आप ग्रुप एडमिन नहीं हो? अच्छा, हम सर से बात करते हैं। उसमें आप है ना? नहीं, उसमें हम नहीं हैं, हम लीव कर गए थे। एक कोई ग्रुप और है, हिमांशु सर ने जो बनाया है, उसमें कोई ग्रुप एडमिन है आप लोगों में से? नहीं, इसमें कोई स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ टीचर ही। आप लोग भेज नहीं सकते हो? नहीं। सर ये लोग चलिए चला जाएगा। हैं? सर के पास भेज दिया जाएगा, वो भेज देंगे। ठीक है, हम सर को भेज देंगे, हम खुद ही ऐड हो जाएंगे, कह देंगे। अब आए थे, देखो हमने कहा भी नहीं, चलो अभी बात कर लेंगे फोन से। इसमें देखो तब सबके पास तो नोट्स पहुंचा नहीं। तो इन लोगों को भी उसमें ऐड कर दिए होते। ऐड होंगे तब ना, आपको भेजते ही हैं। अच्छा कोई नहीं, आप समझो, कोई मतलब नहीं, चलो ठीक है, आप भेजवा देंगे। नेशन स्टेट और स्टेट नेशन की हम बात कर रहे थे, तो पहले बात करेंगे हम लोग राष्ट्र राज्य की, इधर वाले की। अब देखो राष्ट्र राज्य क्या होता है। यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है। लिख लो थोड़ा थोड़ा, दो लाइन लिखो, इधर वाले में लिखो। ऐसे नहीं लिखना, ऐसे मत करना, तुम एक एक लिखो। राष्ट्र ऐसे लिखो, हेडिंग डाल दो राष्ट्र राज्य। चलो ठीक है, ऐसे लिखो। हाँ, राष्ट्र राज्य लिखो। यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है जो कि यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है, सांस्कृतिक अवधारणा है जो कि लीगल बाउंड्री के बीच हो भी सकती है और नहीं भी। लीगल बाउंड्री, वैधानिक सीमा, लीगल बाउंड्री नहीं, सराउंड, सॉरी, लीगल बाउंड्री वो भी सकती है, नहीं भी। जो कि लीगल बाउंड्री, वैधानिक सीमा के बीच हो भी सकती है और नहीं भी। हो भी सकती है, के बीच हो भी सकती है और नहीं भी, कामा बाहर भी हो सकती है, के बीच हो भी सकती है और नहीं भी, कामा बाहर भी हो सकती है। जैसे जब इजराइल का जन्म नहीं हुआ था, जैसे जब इजराइल का जन्म नहीं हुआ था, तब यहूदी
पूरे विश्व में फैले थे। जब इजराइल का जन्म नहीं हुआ था तब यहूदी पूरे विश्व में फैले थे, पूरे विश्व में फैले थे। ये लोग सांस्कृतिक ब्रैकेट में धर्म, ये लोग सांस्कृतिक ब्रैकेट में धर्म के आधार पर जुड़े थे। ये लोग सांस्कृतिक ब्रैकेट में धर्म के आधार पर जुड़े थे। और जैसे ही इजराइल का निर्माण हुआ, और जैसे ही इजराइल का निर्माण हुआ, ये लोग ब्रैकेट में यहूदी सारे दुनिया से आकर इजराइल में बस गए। ये लोग ब्रैकेट में यहूदी सारे दुनिया से आकर इजराइल में बस गए। अब कुछ बात समझ में आ रहा है? बस 2-2 मिनट समझ लो, 5-5 मिनट दोनों कॉन्सेप्ट, फिर आगे हम पढ़ें। देखो, इसमें कह रहा है कि राष्ट्र राज्य क्या होता है। तो राष्ट्र राज्य होने का, तो राष्ट्र राज्य क्या है? एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है जो एक लीगल बाउंड्री के बीच हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे इजराइल का मैंने एग्जाम्पल दिया कि इजराइल के लोग जब इजराइल नहीं बना था तो दुनिया के अन्य देशों में फैले थे, और जैसे ही इजराइल का निर्माण हुआ दुनिया के सारे यहूदी आकर के इजराइल में बस गए। आई बात समझ में? तो इजराइल क्या हो गया? इजराइल एक ऐसा राष्ट्र भी है और राज्य भी है। राष्ट्र राज्य है। राष्ट्र का मतलब क्या हुआ कि धर्म के आधार पर या कल्चर के आधार पर या भाषा के आधार पर आपस में लोगों का जुड़ाव। तो यह एक नेशन के बीच भी हो सकता है, नेशन के बियॉन्ड भी हो सकता है। तो अगर हम इजराइल की बात करें, या हम एग्जाम्पल ले लें पाकिस्तान का, पाकिस्तान एक स्टेट, नेशन स्टेट भी है। कैसे है? क्योंकि वहां पर एक धर्म के मानने वाले लोग हैं। वो क्या हैं? इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, और वह एक नेशन हो गया, और नेशन एक स्टेट में कन्वर्ट हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, और दूसरे की जो राज्य की 4 कंडीशन है जिसमें एक भूभाग हो। तो पाकिस्तान का अपना एक भूभाग है, अपनी एक चुनी हुई सरकार है, और अपना एक उनका क्या है? संप्रभु भी है कि नहीं है? आने की चारों कंडीशन फुलफिल करता है। तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल एक नेशन स्टेट के रूप में हम ले सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी लोग एक दूसरी सीमा के बाहर भी होते, जैसे कुर्द लोग हैं। ठीक है, तो यह एक नेशन भी हो सकता है और सीमा के लीगल बाउंड्री के बाहर भी हो सकता है। आई बस। जैसे एग्जाम्पल इसमें ये है, लिख लो, एक पैराग्राफ और लिख लो। चेंज कर दो। हाँ, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखिए, एक सांस्कृतिक आधार पर एक राजनीतिक इकाई के रूप में, एक सांस्कृतिक आधार पर एक राजनीतिक इकाई के रूप में एक राज्य का निर्माण एक सांस्कृतिक आधार पर एक राजनीतिक इकाई के रूप में एक राज्य का निर्माण या गठन कर लेना, गठन, फॉर्मेशन, एक राज्य का निर्माण या गठन कर लेना
गठन कर लेता है, नेशन स्टेट कहलाता है। निर्माण या गठन कर लेता है, नेशन स्टेट कहलाता है। जैसे भाषा के आधार पर फ्रांस का निर्माण और धर्म के आधार पर पाक का निर्माण। जैसे भाषा के आधार पर फ्रांस का निर्माण और धर्म के आधार पर पाक का निर्माण। पाक मतलब पाकिस्तान ना। अब देखो, इसकी कुछ विशेषता भी होती है नेशन स्टेट की। नेशन स्टेट में लिख लिया, नेशन स्टेट में एक विशेषता होती है। नेशन स्टेट में एक तरह के लोग रहते हैं, उनमें विविधता नहीं होती है। जैसे फ्रांस में फ्रांस के लोग रहते हैं, और हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान समाज में सभी लोगों की एक कॉमन फीचर क्या है कि सभी लोग इस्लाम को मानते हैं। इनके यहाँ विविधता नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं। तो इनके यहाँ नेशन और स्टेट दोनों की बाउंड्री को एग्जिस्ट है, यानी कि नेशन और स्टेट दोनों एक ही है, यानी इनकी जो है वो सीमा एक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, नेशन स्टेट कहेंगे, क्योंकि उस राज्य में रहने वाले लोगों का जो जुड़ाव है वह किस आधार पर है, धर्म के आधार पर है। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था तो डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर हुआ था बंटवारा, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि जो इस्लाम को मानते हैं वो पाकिस्तान रहेंगे और बाकी रेस्ट जो लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, इंडिया में रहेंगे। तो आने की जो पाकिस्तान का निर्माण ही हुआ है वो किस आधार पर हुआ है, धर्म के आधार पर हुआ है। आई बात में समझ में, इसे हम क्या कहेंगे, नेशन स्टेट कहेंगे। अगला इधर लिखिए, राज्य राष्ट्र। हाँ भाई, इधर वाला लिखिए, राष्ट्र राज्य लिख लिया, राज्य राष्ट्र, स्टेट नेशन, यही ना। यह एक विधिक अवधारणा है, यह एक विधिक लीगल कॉन्सेप्ट है। इट इज ए लीगल कॉन्सेप्ट। यह एक विधिक अवधारणा है। लिखिए, जब चार विशेषताएं एक साथ मिलती हैं, जब चार विशेषताएं एक साथ मिलती हैं, जैसे संप्रभुता, जब चार विशेषताएं एक साथ मिलती हैं, जैसे संप्रभुता, कामा लोग, कामा सरकार और एक निश्चित भूभाग, जैसे संप्रभुता, लोग, कामा सरकार और एक निश्चित भूभाग। पूर्ण विराम। अब पैराग्राफ चेंज करिए। राज्य इस बात को स्वीकार करता है, राज्य इस बात को स्वीकार करता है कि भिन्नताएं एक साथ निवास करती हैं। राज्य इस बात को स्वीकार करता है कि भिन्नताएं या विविधताएं एक साथ निवास करती हैं। आगे लिखिए, पैराग्राफ फिर चेंज करिए, मैंने दूसरा लिखिए लाइन, एक साथ निवास करती हैं, निवास सेटल्ड। आगे लिखिए, स्टेट नेशन, आगे लिखिए, स्टेट नेशन, हाँ स्टेट नेशन, अगला पॉइंट लिखिए, स्टेट नेशन एक राज्य हो सकता है, स्टेट नेशन एक राज्य हो सकता है जहां बहुत सारी संस्कृतियां या विविधताएं निवास करती हैं, जहां बहुत सारी संस्कृतियां
आबलिक विविधताएं निवास करती हैं, निवास करती हैं। अब समझिए, पहले तो एक राज्य होगा और उस राज्य में नेशन, यानी कि एक राज्य में एक से ज्यादा धर्म को मानने वाले या किसी भी आधार पर कल्चर भाषा को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसमें सब एक जैसे हैं और इसमें अलग अलग हैं। इसमें क्या है, अलग अलग हैं, वहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ। अब देखो हमारे यहाँ ही आप लोग देख लो, हमारे यहाँ ही देख लो तो हमारे यहाँ इस्लाम को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सारे लोग रहते हैं। तो हमारा देश एक राष्ट्र क्या है, राज्य है। राज्य के साथ साथ नेशन भी है, यानी कि ऐसे स्टेट नेशन का मतलब होता है कि ऐसा राज्य, यह एक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारी संस्कृतियां निवास करती है, यानी कि ऐसे समाज में एक रूपता नहीं होता है। क्या होता है, विविधता होता है। और इस वाले में एक रूपता होता है और विविधता नहीं होता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए, इस समाज में एक रूपता नहीं होती, अर्थात समाज एक तरह का नहीं होता। इस समाज में एक रूपता नहीं होती है, अर्थात समाज एक तरह का नहीं होता। समाज एक, अर्थात समाज एक तरह का नहीं होता है, एक तरह का नहीं होता है यार। अच्छा, ये दोनों कब एक हो जाएंगे, जब एक ही तरह के सारे लोग हो जाएं तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। स्टेट नेशन और नेशन स्टेट, सब सारी चीजें ठीक है, लेकिन इस पे भी डाउट नहीं है कि अगर विविधता भी है, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक जो भी है, तब भी हम भावनाओं के आधार पे हम एक राष्ट्र बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं, बन जाए तब ना। जैसे हम लोग कल्पना तो हम लोग बहुत कर लेते हैं लेकिन रियल में इम्प्लीमेंट हो पाता है भाई। कल्पना तो हम लोग बहुत कर लेते हैं, गाय बजाए तो हो ही जाता है, गाय बजाए हो जाता है। चल, अब लिखिए विदेश नीति की परिभाषा। विदेश नीति का अर्थ, विदेश नीति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। IR पढ़ रहे हो ना, तो विदेश नीति क्या होती है तो जानना जरूरी है। व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्द है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्द है जो राज्यों के आपसी संबंधों का विवेचन बता रहे हैं ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। संबंधों का विवेचन मतलब रिलेशन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ जो रिलेशन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपसी संबंध कहते हैं। संबंधों का विवेचन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अभी और लिखो, समझ में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध
के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत राष्ट्रों के आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, क्या लिखे हो, के अंतर्गत राष्ट्रों के आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी, राजनीतिक और इस प्रकार के सभी संबंध आते हैं, और इस प्रकार के सभी संबंध आते हैं। विवेचना का मतलब नहीं समझते हो? तर्क वितर्क करके आधार पर वास्तविकता के सामने लाना, सही स्थिति का कोई जानकारी करना, मतलब रियल पोजीशन की जानकारी करना। जैसे कहीं मर्डर वगैरह, जैसे किसी का मर्डर जब हो जाता है या कहीं खोजबीन करना होता है, उसकी इंक्वायरी करना, उसकी जांच पड़ताल नहीं करना, कर पाते उसका सारे इंस्पेक्टर हाँ नहीं कर पाते हैं, विवेचना करना। ठीक है, मतलब मतलब एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र का संबंध किन किन क्षेत्रों में है, ठीक है, इसकी विवेचना करना, यानी कि इसकी जांच पड़ताल करना, क्या क्या संबंध है, इससे मतलब है। आगे लिखो। अर्थात ऐसे लिखो, नहीं बताते हैं क्या क्या लिखे हो। संबंध आते हैं, आते हैं, सभी संबंध आते हैं। और वास्तव में, हाँ वास्तव में विविध राष्ट्रों के संपर्क, अर्थात उसी में आगे बढ़ा दो, वास्तव में विविध राष्ट्रों के संपर्क, सहयोग, राष्ट्रों के संपर्क, सहयोग तथा क्रिया प्रतिक्रिया का बोध होता है। सहयोग तथा क्रिया प्रतिक्रिया का बोध होता है, अर्थात संबंधों के जाल का अर्थ निकलता है। क्रिया प्रतिक्रिया का बोध होता है, अर्थात संबंधों के जाल का अर्थ निकलता है। समझ गए? अर्थात ऐसे लिख लो, साधारण शब्दों में, आगे बढ़ाओ, साधारण शब्दों में विदेश नीति लिखो आगे, साधारण शब्दों में विदेश नीति इन सिद्धांतों और कार्यों का उन सिद्धांतों और कार्यों का समुच्चय है। विदेश नीति के वास्ते साधारण शब्दों में विदेश नीति उन सिद्धांतों और कार्यों का समुच्चय है जिसके द्वारा एक राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों के साथ उन सिद्धांतों और कार्यों का समुच्चय है जिसके द्वारा एक राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों के साथ संबंधों का निर्वहन करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के साथ संबंधों का निर्वहन करते हुए
अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। आई बात समझ में? अब कुछ समझ में आया भाई? आए? देखो, फॉरेन पॉलिसी का सिर्फ इतना मतलब है कि हम अपने देश के इंटरेस्ट को देखते हुए विदेश के किसी भी राष्ट्र से या दुनिया के किसी भी नेशन से जो हम व्यापार करते हैं, जो संबंध बनाते हैं, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे सामान का खरीद फरोख्त करना हो, किसी भी आधार पर अगर हम जुड़ते हैं तो उसमें नेशन मेरा क्या होगा? नेशन इंटरेस्ट फर्स्ट होना चाहिए। जैसे आज के समय में अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए। अमेरिका ने अपने विदेश नीति का संचालन कैसे किया? वह अपने राष्ट्र के हित का संरक्षण करने के लिए या अपने नेशन को आगे बढ़ाने के लिए वेनेजुएला के ऊपर उसने क्या कर दिया? अटैक करते हुए वहां के राष्ट्रपति को उठा ले गया। वह उसकी अपनी विदेश नीति है कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तुम्हारे घर में आके उठा ले जाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो अफगानिस्तान में अपनी सेना भी लगा देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो इजराइल को भी वेपन्स दे के लड़वा देंगे। किससे? ईरान से। जरूरत पड़ेगी तो हम यूक्रेन को भी हथियार देंगे और रूस के खिलाफ खड़ा कर देंगे। दिस इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस। यह अमेरिका की विदेश नीति का पार्ट है। हाँ बताओ। जो हिट लिस्ट में सबसे टॉप पे टेररिस्ट है ना, उसको भी मान्यता सारा चार्जेस हटा देगा। भाई देखो, एक चीज विदेश नीति में जान लो, दुनिया में कोई ना तो परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है। जैसे हम ही लोग हैं, मानव है। देखो, आदमी की स्थिति क्या है, इसको ऐसे समझो, एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ संबंध। आपके जो पड़ोसी हैं, किसी से संबंध बड़े अच्छे होंगे और किसी के यहाँ संबंध अच्छे नहीं होंगे। ऐसे ही हमारी विदेश नीति है, यानी कि हमें इंडिया का अपना इंटरेस्ट रखना है। तो अगर हमारी सीमा की सुरक्षा हो, हमें व्यापार करना हो, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में लाना हो, यानी हमें अपने हितों का संरक्षण करना हो, या हमें अपने लोगों को खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने की बात हो, क्योंकि जितने भी खाड़ी देश हैं वहाँ पर भारत के लोग काम करते हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन, दुनिया में कहीं। जब हमारे अन्य देशों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, संबंध अच्छे होंगे, तभी तो वो हमारे लोगों को रोजगार देगा। अगर हमारे देश के संबंध उससे अच्छे नहीं हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान, एग्जाम्पल के लिए आज के समय बांग्लादेश, एग्जाम्पल के लिए चीन, तो इन देशों में हमारे यहाँ के लोग काम करने नहीं जाते हैं। किसी कभी सुना है पाकिस्तान गया है कमाने? सऊदी अरेबिया का नाम सुना होगा। ब्रिटेन चले गए, कनाडा चले गए, अमेरिका चले गए, जर्मनी चले गए, ये आपने सुना होगा। लेकिन पाकिस्तान कोई काम करने गया है? कोई गया है? चीन भी तो नहीं जाते हो। चीन शायद कोई कहीं गया हो, कोई कंपनी उम्पनी लगी हो, लेकिन मोस्टली लोग चीन भी नहीं जाते हैं, मोस्टली नहीं जाते हैं। आप खान पान छोड़िए, उसके साथ हमारे संबंध ही उतने अच्छे नहीं हैं। ये बात अलग है कि चीन हमारा बहुत बड़ा व्यापारिक भागीदार है, वो मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास जो मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे वो मेड इन इंडिया हो गया, वो चला नहीं। तो हम अपना चीज खुद ही नहीं बना पाते। जितने आप लोग मोबाइल रखे हो सब मेड इन चाइना है 90%, एक ही दो है जो नहीं है। तो सारे के सारे आपके मार्केट के ऊपर किसका कब्जा है? चीन का कब्जा है। वो सुई से लेकर के हर पार्ट पुर्जे बनाता है, हवाई जहाज। तो आप बताओ, तो आने साइकिल हम लोग का बहुत अच्छा, वो सिंपल है। हाँ। मोटा चक्का वाला साइकिल महंगा खरीद लेते हैं। हाँ, बेवकूफ़ी वाली काम है कि नहीं है? जहाँ 2000 4000 की साइकिल पहले आती थी, वहाँ 10 20 हजार की साइकिल, इतना मोटा पहिया लेके चलते हैं। अरे चलना तो साइकिल ही है यार।
कोई किसी काम का नहीं है वो। सामान भी नहीं ढो के ले जा पाओगे। ये तो मल्टीपर्पज था, देसी साइकिल मल्टीपर्पज थी। आगे भी बोरा ला दो, पीछे भी बोरा ला दो और सवारी भी करो। सर, 10 किलोमीटर अब मजबूत का मजबूत। सर लादना नहीं है ना, लादने के लिए कार रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। सर अगर दूर जाना हो 20 किलोमीटर जाना हो तो साइकिल से नहीं जा पाएंगे, हाथ का टेढ़ा होते होते हालत खराब हो गई। हाँ। लेकिन इससे आराम से जा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो अच्छा है नहीं, ठीक है, अपना अपनी बात रखा करते सर ये इंजीनियर साहब हैं। अरे भाई इंजीनियर साहब की दुकान तभी चलेगी। इकोनॉमिक सी चीज होती है, ठीक है, पढ़ाने लगेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, विदेश नीति के सिद्धांत, फॉरेन पॉलिसी के सिद्धांत। इसी में एक सिद्धांत था सबसे पहले पंचशील सिद्धांत, हाँ। नाम सुना नाम होगा। सुना, 5 देशों का संघ है तो क्या है पंचशील सिद्धांत? जिसमें इंडिया, चाइना, जितने जो दक्षिण एशिया के देश हैं शामिल किए थे, इसमें अपना हिस्सा देंगे। मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ, पहला है कि समझिए भारत ने अपनी विदेश नीति को निर्धारित करने के लिए कुछ सिद्धांत का निर्माण किया। जैसे हम लोग पहला बात करेंगे विदेश नीति की, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस पर है? पंचशील सिद्धांत, जो कि हम लोगों ने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया था, समझौता किया था। तो उसमें क्या था कि एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे और एक दूसरे का परस्पर लाभ होगा। और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे एक दूसरे का क्या हो, नुकसान हो। और दूसरी बात थी सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, मतलब हम भी रहेंगे और आप भी रहिए। यही 5 सिद्धांत क्या कहलाता है? पंचशील सिद्धांत कहलाता है। तो हमने किसके साथ साइन किया? चीन के साथ साइन किया। लेकिन जैसे ही ये एग्रीमेंट का समय पूरा हुआ, एक व्यक्ति है दलाई लामा, ठीक है, जब एक तिब्बत जो है वह एक ऑटोनॉमस स्टेट हुआ करता था। लेकिन जब चीन आज़ाद हुआ 48-49 में, उसने धीरे धीरे तिब्बत को क्या करना शुरू कर दिया? कब्जा। और लास्ट में फाइनली 58 आते आते 59-58 आते आते चीन ने पूरे किस पर कब्जा कर लिया? तिब्बत पे। और वहाँ के जो बौद्ध धर्म के जो गुरु थे दलाई लामा 1959 में 59 में वहाँ से भाग करके कहाँ आते हैं? इंडिया धर्मशाला में आ जाते हैं, ठीक। और वह इंडिया से चाइना डिमांड करता है कि आप हमें दे दो पकड़ के, या अपने देश से इनको निकाल दो, शरण मत दो। लेकिन नेहरू जी मानते नहीं हैं, इनको धर्मशाला में जगह दे देते हैं। और यही क्या होता है? इंडिया और चीन के बीच तनाव का कारण बनता है। और वही बदला लेने के लिए चीन ने 1962 में क्या करता है? भारत के ऊपर एकाएक अटैक कर देता है। और उसमें हमने अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी भाग और जो COK है चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, वो किसके अंडर में जाता है? चीन उस पर कब्जा कर लेता है। लेकिन हो नहीं पाया। क्यों नहीं है? आज भी कब्जा में है। हो गया है। ये जो पार्ट है इसको COK कहते हैं, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। ये चीन के अंडर में है, ये भारत के पास नहीं है। ये 1962 की लड़ाई में इसने ले लिया। उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश आपका है, यहाँ के अंदर आपकी सीमा में 100 घरों का एक गांव बसा लिया है चीन ने, आपकी सीमा के अंदर में बसा लिया है। और कहते हैं लिया ही नहीं है। कैसी बात करते हैं साहब? सर वो लद्दाख है कि कश्मीर? ये देखो ऐसा है, पहले तो आपका पूरा है जम्मू कश्मीर था, अब ये ले लिया COK, ये हो गया POK। अब जो बचा हुआ ये पार्ट है यही लद्दाख है और इधर आपका जम्मू कश्मीर है। यही तो है भाई। तो दिखाते तो पूरा है, ये नहीं दिखाते हैं हम लोग। ये भी दिखाते हैं कि पूरा ये लद्दाख है, सब लद्दाख दिखाते हैं हम, लेकिन रियल में ना ये है और ना ये, दिखाते पूरा है।
हाँ सर, हमारा है तो दिखाएंगे, क्यों नहीं? दिखाते पूरा है लेकिन है हाँ, एक अखंड भारत भी दिखाते देख देंगे तो आप लोग तो कब्जा कहने करेंगे। का मतलब ये है कि ये चीजें हैं, ये हमारे पास नहीं। तो एक ना एक तो लेंगे हम लोग जरूर, लेकिन होता हाँ? एक ना एक तो जरूर लेंगे। अब कब लेंगे हमें तो नहीं लगता है कब लेंगे, जब लेना होगा तब ले लीजिए। हाँ, ठीक है, अभी हम ग्रुप में फॉरेन पॉलिसी के जितना हमने पढ़ाया है और विदेश नीति के सिद्धांत सब हम भेज देंगे, उसको आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे। और जो 2 और बचा था क्या, एक एसटी आयोग और ओबीसी आयोग, ये भेज देंगे। कल जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो भारत का ब्रिटेन के साथ और फ्रांस के साथ और कनाडा के साथ, कल तीनों एक ही बार निपटा देंगे। तो ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। और इसमें कल हम लोग इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पढ़ेंगे, इंडिया पाक संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। और सब लोग आ जाइएगा विद इन टाइम, क्योंकि टाइम से हम आएंगे और टाइम से बैच छोड़ देंगे 9:30 बजे, मतलब 9:30 का मतलब 9:30। हम तो 9 ही बजे आ गए थे। कौन एक आई थी लड़की, कहाँ गई वो पीछे बैठी है, इसने ही दरवाजा 9 ही बजे आ गए थे ना हम सर, ये लोग, सबसे दूर से आती है, और सबसे पहले आई थी। पूछो रास्ते में मिली, वही दरवाजा खोल बहुत दिया बहादुर है सर, हैं? बहुत बहादुर है। नहीं, वही आकर के दरवाजा खोल दी बेचारी। और हम लोग 9 बजे आ गए थे ना, 9 बजे आ गए, हम भी आ गए थे जल्दी, दूर से आना था तो हम भी पहले ही आ गए। ठीक कहीं ऐसा ना हो कि आप लेट लोग ना हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करिए आप लोग आ जाइए सारे। किसी कोई डाउट तो नहीं?